जेएनयू में सरकार और फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर पर तशद्दुद भड़काने के इल्जाम के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को लिया निशाने पर। सीनियर बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने इल्जाम को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, पुलिस तशद्दुद करने वाली नकाबपोशों को करेगी बेनकाब। जम्मू कश्मीर में सूरत हाल के जायजे के लिए 15 मुल्कों के नुमाइंदा वफ्द की 2 रोज़ा दौरा। हिफाजती अहलकार, सिविल सोसाइटी और सियासी नुमाइंदों से की मुलाकात। वजारत खारजा ने कहा, दौरे का मकसद दुनिया को वादी के हालात से कराना था वाकिफ। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर की वजीर दिफा राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन को मजबूत करने पर हुई गुफ्तगू। एस्पर ने राजनाथ सिंह को खलीज की हालिया सूरत हाल से कराया वाकिफ। पहाड़ी रियासतों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तकरीबन पूरे मुल्क में बारिश के साथ सर्द लहर की वापसी। बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए ईरान ने मुताल्लिका मुल्कों के माहिरीन की तश्कील दी तहकीकाती कमेटी। तैयारा हादसे की जांच का हिस्सा बनने के लिए बोइंग को किया मदऊ। हादसे में 176 लोगों की हो गई थी मौत। बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट समझौते को दी मंजूरी। बरतानिया के 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की राह मजबूत। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला और यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट से अभी पास होना बाकी है। आने वाले दिनों में ब्रेक्जिट समझौता बनेगा कानून। और खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन का आज से आसाम के गुवाहाटी में होगा आगाज। 37 रियासत और मरकज के जेर इंतजाम कबाइल के 6800 खिलाड़ी 20 खेलों में लेंगे हिस्सा। और भारत और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज पुणे में। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया है 1-0 से आगे। पहला मैच हो गया था बारिश की नजर। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के उस इल्जाम की तरदीद की है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के लिए वजीर दाखिला अमित शाह और फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर और मरकजी सरकार ने जेएनयू में तशद्दुद भड़काया है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि पुलिस की जांच जारी है। पुलिस उन नकाबपोश लोगों को बेपर्दा कर देगी। कांग्रेस और दीगर जमातों के जरिए उसे दोहराए जाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेएनयू का हिंसा सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रायोजित है। हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहां विश्वविद्यालय में सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी को शुरू हुई। 1 जनवरी को 1100 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका बहिष्कार करने का आह्वान कम्युनिस्ट और कांग्रेस के यूनियंस ने किया था। पुलिस इंक्वायरी में सब सच्चाई बाहर होगी। नकाबपोश बेनकाब होंगे। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के सेक्रेटरी अमित खरे ने जुमेरात को जेएनयू में जारी तातुल को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमित खरे ने कहा कि जेएनयू इंतज़ामिया, तलबा और असातिज़ा से बातचीत करके मसले का हल निकाला जाएगा। उन्होंने आज फिर तलबा और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुलाकात के लिए बुलाया है। जेएनयू में जारी गतिरोध पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव अमित खरे। उनसे बात करते हैं। सर, विश्वविद्यालय में कई दिनों से
विवाद चल रहा है और पिछले रविवार को भी आपने देखा कि वहाँ पर इस तरह की घटना हुई, हिंसक घटना हुई। मंत्रालय की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मंत्रालय की ओर से हम लोगों ने सोमवार को ही, रविवार को जो घटना हुई थी उसके बाद विभागीय मंत्री ने भी काफ़ी गहरा दुख भी जताया था और काफ़ी गंभीरता से इसे लिया था। सोमवार को ही रजिस्ट्रार, रेक्टर 1 और जो उनके प्रॉक्टर हैं उन सबको, अधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। उसके बाद वीसी को भी बुला के बात की गई है। आज भी जेएनयू के जो टीचर्स एसोसिएशन हैं और जो छात्र संघ है उनके भी प्रतिनिधि मिलने आए थे और हम लोगों का प्रयास है कि इस गतिरोध को दूर किया जाए, क्योंकि काफ़ी गतिरोध देखने को मिल रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, टीचर्स और छात्रों के बीच में। इस गतिरोध को दूर करके एक प्रतिष्ठित संस्थान है जेएनयू, उसकी गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ा जाए। सर, आज जो बातचीत हुई आपकी, छात्रों के साथ भी बात हुई, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से बात हुई, क्या आज की बातचीत में कुछ निकला? देखिए, उनकी कई समस्याएं हैं छात्रों की और निश्चित रूप से उससे पर कल सवेरे हम जेएनयू के वीसी से फिर बात कर रहे हैं और छात्रों को भी मैंने आमंत्रित किया है कि कल 3 बजे वे आकर के आगे बात कर सकते हैं। मैं दोनों विश्वविद्यालय प्रशासन, टीचर्स और छात्र संघ तीनों के साथ बात करके कोई समाधान निकालना चाहता हूँ। सर, विश्वविद्यालय के छात्रों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे कि सामान्य स्थिति बहाली करने के लिए? नहीं, अपील के साथ साथ मैंने आमंत्रित भी किया है कि निश्चित रूप से उनकी समस्याएं जो हैं कि गरीब छात्रों का क्या होगा, कुछ उनकी विशेष समस्याएं हैं कि मेरिट छात्रों से क्या होगा, एचआरए जो दे रहे हैं उनको क्या रूम रेंट लगेगा। निश्चित रूप से इन समस्याओं का निदान होना चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका निदान हो। हाँ, उनका कहना था कि पूर्व में जो बातें हुई हैं उस पे जेएनयू प्रशासन अमल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने वाइस चांसलर साहब को भी कहा है कि कल वो आके मिलें और अगर कुछ पहले अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ बातें हुई हैं तो उस पर अमल होना चाहिए और ये निश्चित रूप से हम करवाएंगे। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई बातचीत के बारे में वजीर दिफा ने ट्विटर पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मार्क एस्पर के साथ 2 तरफा दिफाई ताउन को मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान के एक आला कमांडर के मारे जाने के बाद खलीज इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की। इस दौरान वज़ीर दिफा ने एस्पर को खलीज मुल्कों में भारत की शराकतदारी और मफादात के बारे में नीज़ इलाके में बढ़ती कशीदगी पर नई दिल्ली की तशवीश से आगाह किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने जापानी हममनसब तारो कोनो से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ख्यालात का तबादला किया। दोनों वज़राए दिफा ने भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत बाहमी सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर दिफा ने ट्वीट करके बताया कि जापान के वज़ीर दिफा तारो कोनो के साथ भारत और जापान के दरमियान बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के लिए फ़ोन पर नतीजा-खेज़ बातचीत हुई। खलीज में पैदा हुई हालिया सूरत हाल के साथ साथ इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। बजट से मुल्क के हर खास व आम की उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। हुकूमत भी इन उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जाने माने माहिरीन इक़्तिसादियात और मुख्तलिफ शोबों के सनतकारों से नीति आयोग में मुलाकात की। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए सभी से मजबूती के साथ कोशिश करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2020-21 के आम बजट से कब्ल माहिरीन इक़्तिसादियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ नीति आयोग में जुमरात को इक़्तिसादी नमू को रफ्तार देने में तदाबीर और मईशत की सूरत हाल के सिलसिले में मीटिंग की। मईशत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मरकजी हुकूमत मुसलसल मुतादिद फरीकों के साथ सलाह व मशवरे के अमल को आगे बढ़ा रही है। 6 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म ने सनती दुनिया के कदावरों के साथ मीटिंग की थी और कल्लुस्कर ग्रुप की सदी तकरीब में भी शरीक होकर मईशत से मुतालिक मरकजी हुकूमत की कोशिशों का खाका पेश किया था। इन सभी मौक़े पर वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की मजबूती और सरमायाकारी के मौक़े के तई एतमाद का इजहार किया था। नीति आयोग ने मुनक़दा मीटिंग में मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों के 38 माहिरीन के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने $5 ट्रिलियन की मईशत के सिलसिले में अपील की। $5 ट्रिलियन की मईशत की जानिब सभी हिस्सेदारों के जरिए मरकूज कोशिश जरूरी। तबादला ख्याल के दौरान सनती दुनिया के जरिए मुश्तरक किए गए तजर्बात से फायदा होगा और इससे पॉलिसी साजों और मुख्तलिफ हिस्सेदारों के दरमियान तालमेल बेहतर होगा।
उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत का ख्याल अचानक नहीं आया, बल्कि मुल्क की ताकत पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सयाहत, शहरी तरक्की, ढांचाजाती तामीर और ज़राअत पर मबनी सनअतों जैसे शोबों में रोजगार के मौके पैदा करने की लामहदूद सलाहियत है। सयाहत और ज़री शोबों पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी गौर फ़िक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मतलूबा तरक्की के जरिए भारत का एक ब्रांड के तौर पर फ़रोग़ मुमकिन है। The reality is that we haven't done justice to domestic destinations. Most of our, hill stations and other places have become too crowded in peak season. And he totally concurred, and he said the trouble is we are not doing it cohesively. So when urban planning is making a city, they're probably not giving enough importance to the destination of merit, or when roads are being built, etc. So he did agree, and he felt that we should do more around that point. So I think just to get the opportunity to present firsthand, normally it's done through associations, normally it's done at the highest bureaucracy levels, but to do it at the highest level, to present that is a unique opportunity. So I think industry was very happy to get that opportunity. Industry was very happy with the intent with which we were listened to. मीटिंग में सनअती दुनिया के जरिए मांग में कमी की तशवीश का इजहार किया गया। FMCG कंपनियों ने उम्मीद जाहिर की कि मांग बढ़ाने के लिए ठोस तदाबीर पर बजट में जोर दिया जाएगा। Most of the categories in the FMCG are almost running flat. There's no spending power with the consumers. So I think government needs to do something to the personal income tax. They've done a lot about the corporate tax. Corporate tax has improved the sentiment for the stock market, but nothing happened to the consumer. So I think by personal income tax slabs coming down, there'll be some money in the hands of the consumer, and hopefully the sentiment and the disposable incomes will be available for spending in FMCG categories. मारूफ माहिरीन इक़्तिसादियात जैसे शंकर आचार्य, आर नागराज, फरजाना अफरीदी, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रदीप शाह, सनअतकार अप्पा राव, मल्लव रापू, दीप कालरा, पतंजलि गोविंद केसवानी, दीपक सेठ, श्री कुमार मिश्रा, माहिरीन जैसे आशीष धवन और शिव सरीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस आला सतही मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, सड़क नकलो हमर और कौमी शराओं के वजीर नितिन गडकरी और ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कमेटी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देवराय, काबीना सेक्रेटरी और वज़ारत खजाना के सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत वसी मौके का मुल्क है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अहम मईशत है। उन्होंने कहा कि भारतीय मईशत में धचकों को बर्दाश्त करके फिर से उभरने की ताकत के साथ आला शरह नमू की राह पर वापस आने की सलाहियत है। उन्होंने सनअती दुनिया को उनके ख्यालात और मशवरों को नीज़ खुली बहस के लिए मुबारकबाद दी। इससे मसाइल का हल निकलेगा। इस बहस के जरिए एक मजबूत न्यू इंडिया की तामीर के लिए अहम ख्यालात सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग बजट से कबल मुशावरत के लिए हुई। इस मौके पर बीजेपी के उबूरी सदर JP नड्डा के अलावा बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और मोर्चे के दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद अरुण सिंह ने कहा कि इस मीटिंग में बजट के खाके पर बातचीत की गई। विभिन्न ग्रुप जो हमारे यहाँ हैं, चाहे किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव लिए। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी सेल है, इंटेलेक्चुअल से उन्होंने मीटिंग किया। उसी प्रकार अलग अलग वर्गों से उन्होंने संवाद किया और सब लोगों ने यही सुझाव दिया कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग को ध्यान दिया जा रहा है, गरीब का किस प्रकार से कल्याण हो, कल्याणकारी सरकार है, उससे संबंधित जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए। जुमेरात को 15 मुल्कों के सिफारतकार जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा है। इन सिफारतकारों ने दौरे के पहले दिन हिफाजती एहलकारों से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्हें न सिर्फ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताया, बल्कि दहशतगर्दी से निमटने में हिफाजती एहलकारों को पेश आ रहे चैलेंजों के बारे में भी जानकारी दी। सिफारतकारों ने हिफाजती एहलकारों के अलावा सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया और सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडरों ने इस दौरे पर सख्त एतराज़ जाहिर किया।
इस कड़ी में पीडीपी ने उनसे मिलने वाले अपने 8 साबिक अरकान असेंबली को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस दौरे का मकसद कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ कराना है। दिल्ली लौटने से पहले सिफारतकार आज जम्मू में मजीद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और उसके मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने के बाद पहली बार रियासत में सियासी अमल शुरू हो गया है। साबिक अरकान असेंबली और सियासी लीडर गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। उन सब के दरमियान पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने मीडिया से बात की और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 से जुड़े कुछ बयानों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात बदल रहे हैं। अगर हालात बेहतर होने से ये मुराद है, जैसा पिछले 3-4 महीने में हुआ, 5 महीने में हुआ, आर्मी ने और सीआरपी ने कोई गोली नहीं चलाई। ये पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्टर ने बयान दिया, ये तो दुनिया को भी मालूम है। हाँ, दुकानें अभी बंद हो जाती हैं, डर से भी कुछ लोगों की मर्जी है दुकानें बंद करना, कुछ खुशी से बंद करते हैं, कुछ डर से बंद करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि कश्मीर में 2008 की तरह, 2016 की तरह, 2010 की तरह सैकड़ों लोगों का कत्ल नहीं हुआ। आर्मी का बंदोबस्त था, सीआरपी का बंदोबस्त था, लेकिन एक गड़बड़ हो गया जिसका मुझे बहुत दुख है। मुझे मालूम नहीं जम्मू में कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, शायद कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया होगा। कश्मीर में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किया, मिलिटेंट्स की गोली के सामने खड़े हो गए, जिनके घर मारे गए, जिन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ ली, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, आपने उनको भी गिरफ्तार करके रख दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि गैर मुल्की सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे का एहतमाम भारतीय हुकूमत ने किया है। उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया के जरिए किए गए इक़दामात और वहाँ के मौजूदा हालात से उन्हें वाकिफ कराना है जो अब मामूल पर हैं। एक समूह है 15 एम्बेसडर्स का, वो 2 दिन की यात्रा पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विजिट कर रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम शुरू हुआ, कल दूसरा दिन प्रोग्राम का होगा। ये जो यात्रा है, उनकी जो विज़िट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भारत सरकार के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। उनको ले जाने का मकसद था वो खुद जाके देख सकें कि पिछले 5 महीने में अगस्त के बाद किस ढंग से नॉर्मलसी वहाँ आई है, सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से किस ढंग से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी उनको दिखाना ज़रूरी था। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, ये ध्यान में रख के बनाया गया था और उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए थे कि अभी भी थ्रेट वहाँ है, टेररिज्म का थ्रेट है, उसी हिसाब से। फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे कल सियाचिन के दौरे पर पहुंचे। ओहदा संभालने के बाद उनका ये पहला दौरा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सियाचिन जंगी यादगार जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह मुश्किल हालात में काम करने वाले फौजियों की मदद है। It is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defenses of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required for by the troops on the ground is made available to them, be it clothing or better rations
or better facilities to make their life comfortable. और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दाइश के 3 दहशतगर्दों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तीनों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी एक तसादुम के बाद वजीराबाद इलाके से हुई। इन दहशतगर्दों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये तीनों दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों दहशतगर्दों से पूछताछ कर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद नवाज और अब्दुल समद ये आज सुबह वजीराबाद में एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पकड़े गए। इनके पास से 3 पिस्टल्स मिली हैं 9mm की। 12-13 दिसंबर के आसपास जो 6 लोग भागे थे उसमें से 3 लोग नेपाल की तरफ चले गए थे। ये लोग नेपाल में रहे और नेपाल से उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे और इनको NCR में यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए इन्हें फॉरेन बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस मिलने थे। शुरुआती जांच से अभी ये पता चला है कि ये ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल है। भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की बात ही कुछ और है। दरअसल ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नामों और रिवायतों के साथ मनाई जाती है और इसी खूबी के सबब मकर संक्रांति का त्यौहार दीगर सभी त्योहारों से अलहदा और ख़ास बन जाता है। मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के रियासती सेक्रेटरीट ने अमरावती के सेक्रेटरीट के अहाते में मकर संक्रांति के प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने अहाते में जगह जगह रंगों की रंगोली बनाकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत रियासत के कई इलाकों में आज धूप निकली है। शिमला, कुफरी, मनाली, डलहौजी और कल्पा समेत रियासत के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया। रियासत में आइंदा 2 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहने के इम्कान है। इस दौरान सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। तेज बर्फबारी के सबब 879 सड़कें बंद हो गई थी। सड़कों पर फिसलन के सबब शिमला पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रियासत में बर्फबारी से बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। नैनीताल में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। सयाहों ने शहर के बालाई इलाकों में पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। यहां बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के बालाई इलाकों में सयाहों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। स्नेव और एयरपाटा और राजभवन के इलाके में अभी काफ़ी बर्फ जमा है। शहर के सियाहती कारोबार के लिए बर्फबारी काफ़ी अहम है। वहीं सरहदी अजला समेत पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बर्फबारी के सबब जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। उत्तरकाशी जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के सबब उत्तरकाशी में तकरीबन 200 गांव लिंक रोड से कट गए हैं। बर्फबारी से मुतासिरा देही इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं है, जिसके सबब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के समझौते को जुमेरात को मंजूरी दे दी। समझौते के हक में 330 वोट जबकि मुखालफत में 231 वोट पड़े। इसी के साथ बरतानिया के 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की राह मजबूत हुई है। हालांकि अभी ये बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपीय पार्लियामेंट के जरिए पास किया जाना बाकी है, जो सिर्फ महज एक रस्म है। बरतानिया यूरोपीय यूनियन की 50 साल पुरानी अपनी रुकनियत खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। ईरान की हुकूमत ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारा हादसे पर एक बयान जारी किया है। ईरान ने कहा है कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी की तश्कील बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के इदारे के ज़ाब्तों की बुनियाद पर की गई है, जो मुताल्लिक़ा ममालिक के माहिरीन की शिराकत के साथ हादसे की शफाफियत और तेज़ रफ्तारी से जाँच करेगी। ईरान की हुकूमत ने यूक्रेन तैयारा हादसे पर गमज़दा कुनबों को भी ताज़ियत पेश की है। ख्याल रहे कि तेहरान में बुध को यूक्रेन का एक तैयारा हादसा का शिकार हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में हुकूमत ने बाज़ाबातकारी के कामों में मदद के लिए $1 अरब देने का वादा किया है। इंतजामिया ने मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्सों के लिए नया इंतबा जारी किया है और जगह खाली करने का हुक्म दिया है।
गर्म हवाओं के सबब आग बेकाबू होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान टिम पेन और स्पिनर नॉर्थन लेवन ने न्यू साउथ वेल्स में इलाके का दौरा किया और फायर ब्रिगेड के अमले का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की। गुज़श्ता कुछ महीनों से लगी आग के सबब न्यू साउथ वेल्स में अब तक 1870 से ज्यादा घर आग की जद में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अफसरान के मुताबिक आग 10.3 मिलियन हेक्टेयर के इलाके में फैल गई है, जिसमें सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा एडिशन आज से गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। खेलों की इफ्तिताही तकरीब आज शाम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन की शुरुआत में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। खेलों की इफ्तिताही तकरीब आज शाम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में कई स्टार खिलाड़ी भी नजर आएंगे। वहीं रंगारंग प्रोग्राम के दौरान लाइट्स और तकनीक का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा। खिलाड़ी जब आते हैं तो माहौल बदल जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी शांति दूत होता है। हमारे भूपेंद्र हमेशा यही गीत गाया करते थे, ये पृथ्वी एक क्रियांगन, क्रियाएं होल शांति प्रांगण। यानी कि खेल के जरिए सद्भावना और सहयोगिता का जो मनोबल हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर इंसानियत का भावना शक्ति को बढ़ाना है तो जरूर हम खेल के जरिए बढ़ा सकते हैं। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दिया गया है, खास करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी दिशा पर हम भी आगे चल पड़े। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करेंगे। The various stadiums that we have got here, the various venues like Khorokojai Sports Complex, Nehru Stadium, LNIP in Sonapur, and all these venues have also been upgraded, and all the required infrastructure is in place. And in fact, the sports department and all other agencies involved with the games are absolutely prepared for this mega event. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में कई चीजें पहली बार नजर आएंगी। कोलकाता और दिल्ली से खिलाड़ियों को गुवाहाटी लाने के लिए खुसूसी तैयारे तैनात किए गए हैं। वहीं गो ग्रीन प्रोग्राम के तहत इवेंट के मकामात पर इलेक्ट्रिक कार नजर आएंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तकरीबन 6,800 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ये सब खिलाड़ी 20 खेल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। लॉन बॉल और साइकिलिंग इस बार के 2 नए इवेंट हैं। ये खेल गुवाहाटी में 8 मुकामात पर मुनक्किद किए जाएंगे। कुल मिलाकर 10,000 लोग इन खेलों का हिस्सा होंगे, जिनमें एथलीट्स, अफसरान, वॉलंटियर्स और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। खेलो इंडिया 2020 यूथ गेम्स के लिए मंच तैयार है। खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी अपनी दावेदारी जीत की पेश करने के लिए जोर आजमाइश करने को पूरी तरह से तैयार हैं। बस इंतजार है 10 तारीख का, जब इन खेलों का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज होगा और हम देखेंगे कि कौन सा नया सितारा इस बार सामने आता है। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गुवाहाटी। आज आलमी यौम हिंदी है। दुनिया में हिंदी ज़बान की तरवीज व इशात और उसे बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर कायम करने की मकसद से हर साल 10 जनवरी को आलमी यौम हिंदी मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदी को लेकर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। हिंदी की बढ़ती मकबूलियत का ही असर है कि हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की तलबा भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी तेज़ी से हिंदी की तौसीह हो रही है। हिंदी का एक ज़ुबान के तौर पर एक कामयाब और बेहतरीन सफ़र जारी है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने अहले वतन को आलमी यौम हिंदी की मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि हिंदी भारतीय ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं। वेब और मोबाइल पर भी भारतीय ज़बानों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आलमी यौम हिंदी के मौके पर सभी शहरियों को मुबारकबाद। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
तो नसरीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।